ये समय कुछ सोचने का नहीं है, ये समय कुछ करने का है। ये समय कुछ सोचने का नहीं है, ये समय कुछ करने का है। समय यूं ही व्यर्थ ना करना, क्योंकि ये समय पढ़ने का है। स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आपकी बुक का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो आज मैं आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले समझ लेते हैं इस चैप्टर का जो नाम है, नाम का क्या मतलब है। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट का बनना। ठीक है, एक साइंटिस्ट कैसे बनता है। ठीक है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। अब इस स्टोरी को, आपके इस चैप्टर को किसने लिखा है, स्टोरी को रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, जो इसके राइटर हैं इस चैप्टर के, वो उनका नाम है क्या है, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। ठीक, तो ये स्टोरी के अंदर आप एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ोगे कि वो साइंटिस्ट कैसे बने, जिनका नाम है रिचर्ड एच एब्राइट। क्या नाम है उनका, रिचर्ड एच एब्राइट। ठीक है, जो इनकी माँ थी इनको प्यार से रिची बुलाती थी। अब इसके बाद मैंने लिखा है एट द एज ऑफ 22 गेव अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्क। तब रिचर्ड 22 साल के थे, तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी। किसके ऊपर दी थी थ्योरी, ये सेल के ऊपर थ्योरी दी थी। तब ये कुल कितने साल के थे, 22 साल के थे। इनका जो रूममेट थे, इन्होंने साथ में मिलकर ये डिस्कवरी करी थी इस थ्योरी की। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा है प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो एक मैगजीन थी जिसका नाम था क्या था, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी साइंस। तो ये मैगजीन जो कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट की डिस्कवरी के बारे में लिखती थी, पब्लिश करती थी उनको। मगर इस बार सबसे पहली बार उन्होंने एक कॉलेज के स्टूडेंट के बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा, रिचर्ड एच एब्राइट ने। कौन सी मैगजीन है, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। जो इन्होंने ये थ्योरी की डिस्कवरी करी थी सेल की अपने रूममेट के साथ, तो उसके बारे में इस मैगजीन ने छापा था उनके बारे में फर्स्ट टाइम। वैसे वो मैगजीन है किसके बारे में छापती है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट की डिस्कवरीज के बारे में। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है, रीडिंग पेंसिल्वेनिया। ये रीडिंग नाम की एक जगह है, एक प्लेस है जहां पर कि ये रिचर्ड रहते थे। कहां पर रहते थे ये, रीडिंग पेंसिल्वेनिया। ठीक है, एक जगह का नाम है जहां पर ये रिचर्ड रहा करते थे। और रिचर्ड को पहले ही ये दोनों अवार्ड मिल चुके थे, जो मैंने इसमें लिखा है शेयर स्कॉलर अवार्ड और शेयरिंग प्लग अवार्ड। ये दोनों अवार्ड रिचर्ड को पहले ही मिल चुके थे। ठीक है, अब मैं स्टोरी को स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये जो रिचर्ड थे, रिचर्ड क्या थे, बचपन से ही बहुत ज्यादा होशियार थे, इंटेलिजेंट थे। ये जो जगह है रीडिंग, यहाँ पर रिचर्ड एक अकेले बच्चे थे। वहां पर उनके पास उनका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई भी नहीं था, अकेले थे। तो सेकंड ग्रेड में थे। इन्होंने 25 वेराइटीज की क्या बटरफ्लाईज पकड़ ली थी, कलेक्ट कर ली थी अपने पास, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं था। ना वो फुटबॉल खेल सकते थे, ना वो बेसबॉल खेल सकते थे, क्योंकि उनका उधर कोई फ्रेंड नहीं था, वो अकेले थे। तो उनकी जो माँ थी, माँ उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करती। अब तब वो थर्ड ग्रेड के अंदर आए रिचर्ड, अब इनके पिता का देहांत हो जाता है। उसके बाद उनकी माँ एक इंटरव्यू में बताती हैं कि रिचर्ड के पिता के देहांत के बाद मेरा सिर्फ ध्यान किस पर था, अपने बेटे पर था, रिचर्ड के ऊपर था। मैंने सिर्फ उसी को अपनी दुनिया मान लिया था। और शाम के टाइम पर, इवनिंग के टाइम पर रिचर्ड और उसकी माँ डाइनिंग पर बैठ के अपना समय गुजारते थे, नई नई चीजें सीखा करते थे। अब जैसे जैसे रिचर्ड बड़ा होता जा रहा था, तो उसने ये जो बटरफ्लाईज का पकड़ने का जो शौक था वो बिल्कुल छोड़ दिया था। अब ये उसका जो ये था शौक बिल्कुल खत्म होने ही जा रहा था। तभी उसकी माँ ने, रिचर्ड की माँ ने उसको एक बुक दिलाई, जिसका नाम था, बुक का नाम जो मैंने यहाँ पर लिखा है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। जो उसकी माँ ने उसको जो बुक दिलाई, क्या दिलाई थी वो, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है जो बटरफ्लाई है ना, बटरफ्लाई की एक वेराइटी, एक ब्रीड है मोनार्क। ठीक है, एक ट्रेट है बटरफ्लाई का जिसको हम बोलते हैं मोनार्क। तो उनकी माँ ने उनको ये बुक, इस बुक को लिखा था हेड्रिक ए अर्ग्योट ने, डॉक्टर हेड्रिक ए अर्ग्योट ने इस बुक को लिखा था। अब इस बुक के अंदर क्या क्या था कि जो बटरफ्लाईज है, बटरफ्लाईज का माइग्रेशन कैसे होता है। जो बटरफ्लाई एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो कितना दूर जाती है ना, कैसे जाती हैं, तो माइग्रेशन के बारे में सब चीज लिखी थी इस बुक के अंदर। इस बुक को पढ़ते हैं। इस बुक के लास्ट में एक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि आप क्या पकड़ो, बटरफ्लाईज को पकड़ो, उसके ऊपर क्या एक लाइट एडिसिव लगा के एक टैग लगाओ। टैग लगाने के बाद उनको छोड़ दो और फिर देखो कि वो बटरफ्लाई कहाँ पर जाती हैं। जिस किसी को भी जो बटरफ्लाई मिलती हैं तो वो हमको भेज दे। किसको भेज दे, जो डॉक्टर थे हेड्रिक, उनको भेज दे उस बटरफ्लाई को, और हमारी मदद करे देखने में कि उनका माइग्रेशन कितना होता है। तो उन्होंने कई सालों तक ये काम करा। किसने, रिचर्ड ने ये काम करा, बटरफ्लाई को पकड़ना, उसके ऊपर लाइट एडिसिव मतलब एक ऐसी गम लगाना, ऐसी गोंद लगाना जिससे बटरफ्लाई को कोई मुश्किल ना उड़ने के लिए लाइट एडिसिव लगा के, टैग लगा के वो उसको उड़ा देते। उन्होंने कई साल ऐसा काम करा। अब धीरे धीरे एक एक करके बटरफ्लाई पकड़ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। तो उन्होंने क्या करा कि फीमेल्स बटरफ्लाईज को पकड़ा। पहले क्या पकड़ा उन्होंने, फीमेल्स बटरफ्लाईज को पकड़ा। और जो वहां जिस बिल्डिंग में रहते थे, उस बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर उन्होंने पूरा एक प्रोसेस चालू कर दिया बटरफ्लाईज का बनने का। उन्होंने कुछ फीमेल्स बटरफ्लाई पकड़ी और एक प्रोसेस होता है बटरफ्लाई बनने का, जैसे आप देख रहे हो इसके अंदर
पहला क्या है एक्स, एक्स के बाद कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद एडल्ट बटरफ्लाई। पहले एक्स से क्या बन जाते हैं, वो कैटरपिलर बन जाते हैं, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से एक एडल्ट बटरफ्लाई। तो वो क्या करते थे, फीमेल्स बटरफ्लाई को पकड़ते थे, वहां से वो उनका प्रोसेस चालू कर देते थे, और धीरे जैसे ही वो एडल्ट बटरफ्लाई में बन जाता था, बन जाती थी बटरफ्लाई, तो उस पर वो क्या लगाते थे, एक लाइट एडेसिव लगा के, टैग लगा के उन्हें उड़ा देते थे। ऐसे कर उन्होंने कई सालों तक वर्क करा। फिर कुछ टाइम के बाद उनकी इस काम से रुचि बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, क्योंकि उनको इस काम से कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। उन्होंने जितनी भी बटरफ्लाई उड़ाई थी टैग लगाकर, उनको सिर्फ 2 बटरफ्लाई मिली, वो भी उनके घर से सिर्फ 75 मीटर की दूरी पर। तो उनको कुछ ज्यादा अच्छी संतुष्टि नहीं मिली उस वर्क को करने से, तो उस वर्क को वो छोड़ देते हैं। रिचर्ड ने जो रियल साइंस है उसको जाना, तब वो कौन से ग्रेड में आए थे, 7th ग्रेड के अंदर आए थे, तब उन्होंने रियल साइंस को जाना। तब वो 7th ग्रेड में थे रिचर्ड, उन्होंने एक कंट्री साइंस फेयर के अंदर पार्टिसिपेट करा, जिसके अंदर वो हार गए थे। उन्होंने उस कंपटीशन के अंदर क्या करा था, कुछ स्लाइड्स दिखाई थी किसकी, फ्रॉकी टिश्यूज की, मगर वो इस कंपटीशन के अंदर हार गए, क्योंकि जो और भी जो लोग थे जिन्होंने और भी एक्सपेरिमेंट करे थे, और जो बच्चे थे उन्होंने कुछ नई चीज दिखाई थी, मगर जो रिचर्ड थे, रिचर्ड ने क्या थी, जो एग्जिस्ट करती थी चीज उसी को माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया था। जो स्लाइड थी फ्रॉकी टिश्यू की, वो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई थी, इसलिए वो इस कंपटीशन के अंदर हार जाते हैं, इस फेयर के अंदर, क्वांटिसाइड फेयर के अंदर हार जाते हैं। फिर उसके बाद वो 8th स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं। 8th स्टैंडर्ड में आने के बाद वो फिर से कंट्री साइंस फेयर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। मैंने इसके अंदर लिखा है, ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ वायरल डिसीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क्स कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। इस एक्सपेरिमेंट में, इस फेयर के अंदर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि जो मोनार्क कैटरपिलर्स होते हैं, जो आपको मैंने बताई थी वैरायटी होती है किसकी, बटरफ्लाई की, तो ये इनकी स्टेज होती है, इससे बटरफ्लाई बनती है। मैंने आपको पहले बताया कि एक्स से क्या होता है, कैटरपिलर, प्यूपा, एडल्ट बटरफ्लाई, इस तरीके से स्टेज होती है। तो जो कैटरपिलर वाली स्टेज पर आती है जो मोनार्क बटरफ्लाईज, तो वो मर जाती हैं। तो ये एक वायरल डिसीज के कारण होता है, तो ये उन्होंने शो करा। और इस डिसीज को कैरी करता है, कौन करता है इस डिसीज को कैरी, बीटल। बीटल एक इंसेक्ट होता है। तो ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर दिखाने की कोशिश की कि जो मोनार्क की जो कैटरपिलर्स होती हैं, कैटरपिलर स्टेज पे आ जाती हैं बटरफ्लाईज, तो वो क्या होती है, मर जाती हैं ज्यादातर इस डिसीज की वजह से, इस वायरल डिसीज की वजह से। इस एक्सपेरिमेंट से वो कंट्री साइड जो फेयर है, साइंस फेयर, वो जीत जाते हैं, मगर उनको फर्स्ट प्लेस नहीं मिलता है, सेकंड थर्ड प्लेस वो जीत जाते हैं 8th स्टैंडर्ड के अंदर, 8th ग्रेड के अंदर। फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर जो मैंने लिखा है, नेक्स्ट ईयर के अंदर वो एक और रिसर्च करते हैं, जो कि 2 तरह की इसमें बताया, इस रिसर्च के अंदर उनके अंदर बताया, जो वाइसरॉय जो बटरफ्लाईज होती हैं वो कॉपी करती हैं किसको, मोनार्क बटरफ्लाई को। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर उनको क्या मिलता है, फर्स्ट प्राइज मिलता है किसमें, जूलॉजी डिवीजन में। जूलॉजी मतलब होता है जो जानवर से जुड़ी हुई रिसर्च हो, ठीक है, जानवर से जुड़ी हुई चीजें हो, है ना। इसके अंदर जूलॉजी डिवीजन में उनको तो फर्स्ट प्राइज मिला, मगर जो पूरे साइंस के अंदर, जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री सब चीज आती है, उसके अंदर उनको 3rd पोजीशन मिली, ठीक है, इसके अंदर। तो इसके अंदर इन्होंने बताया, एक थ्योरी दी कि जो वाइसरॉय जो बटरफ्लाईज होती हैं वो कॉपी करती हैं किसको, मोनार्क बटरफ्लाईज को। जैसा आप देख रहे हो, ये ऊपर वाली क्या है, वाइसरॉय बटरफ्लाईज है, ये कॉपी करती है किसको, मोनार्क बटरफ्लाईज को। अब ये क्या करती हैं, अपने जो इनके जो पंख से होते हैं, इनको क्या कर लेती हैं, वाइसरॉय बटरफ्लाईज किसकी तरह बना लेती हैं, मोनार्क बटरफ्लाईज की तरह। अब ऐसा क्यों करती हैं ये, उन्होंने बताया रिचर्ड ने, कि जो बर्ड्स होती हैं, जो पक्षी होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको खा जाते हैं। पक्षी जो बर्ड्स होती हैं, इनको खा जाती हैं, किनको, वाइसरॉय बटरफ्लाईज को, बट वो मोनार्क बटरफ्लाईज को छोड़ देती हैं, उनको उनका टेस्ट पसंद नहीं आता। तो जो वाइसरॉय बटरफ्लाई क्या करती हैं, अपने आप को इस तरीके से दिखाती है कि वो भी मोनार्क बटरफ्लाई है, ताकि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स उनको ना खाएं। बट उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत अच्छा लगा लोगों को, तभी वो क्या थे, जीते इस कॉम्पिटिशन को। मगर इसके अंदर उनको एक ब्रेक डाउन मिला कि उन्होंने क्या करा, एक जो बर्ड होती है, बर्ड जो जिसको हम हिंदी में मैना बोलते हैं, तो उस बर्ड के सामने उन दोनों को रखा गया, बटरफ्लाईज को, एक मोनार्क और एक वाइसरॉय। मगर जो मैना थी, मैना ने क्या करा, उस वाइसरॉय बटरफ्लाई को छोड़ दिया और मोनार्क बटरफ्लाई को खा लिया। तो उससे उनका काइंड ऑफ फेल सा हो गया था एक्सपेरिमेंट। मगर कुछ टाइम बाद फिर ये प्रूफ हो गया कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाईज होती हैं वो कॉपी करती है किसको, मोनार्क बटरफ्लाईज को। फिर उसके बाद, इस ईयर के बाद, नेक्स्ट ईयर हाई स्कूल था उनका, सेकंड ईयर होता है हाई स्कूल का, तो उसके बाद वो एक थ्योरी को डेवलप करते हैं, सेल्स की थ्योरी को डेवलप करते हैं, जिसके अंदर उनको फर्स्ट प्लेस मिलता है पूरे कंट्री फेयर के अंदर, ठीक है, कंट्री साइंस फेयर के अंदर उनको फर्स्ट प्लेस मिलता है, और जूलॉजी डिवीजन के अंदर उनको 3rd प्लेस मिलता है, ठीक है। किसके अंदर उन्होंने किसके अंदर पार्ट लिया था, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर के अंदर। इसके अंदर मैंने लिखा है अननोन इंसेक्ट हार्मोन, न्यू थ्योरी ऑन लाइफ ऑफ सेल्स।
इस थ्योरी के अंदर वो बताते हैं जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाइज इंसेक्ट होते हैं, तो उसके अंदर कुछ डॉट 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 टाइप के कुछ बने रहते हैं, डॉट डॉट बने रहते हैं, 12 डॉट डॉट्स बने रहते हैं। तो वो उसके अंदर बताते हैं कि जो डॉट्स होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं जो कि मदद करते हैं बटरफ्लाई की पूरी ग्रोथ के अंदर। मगर जो और लोग होते हैं, और लोग इनको मानते हैं कि ये किसके लिए होते हैं, ऑर्नामेंटल होते हैं। ये ऑर्नामेंटल मतलब क्या है, बटरफ्लाई अच्छी दिखे, जो इंसेक्ट अच्छा दिखे, इसलिए डेकोरेटिव होते हैं ये। बट क्या है कि उन्होंने जो बुक पढ़ी थी, जो उनकी माँ ने उनको दी थी बचपन के अंदर, तो उस डॉक्टर ने बोला था कि ये क्या है कि ये हार्मोन्स होते हैं जो कि मदद करते हैं डेवलपमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए उनको एक डिवाइस की जरूरत थी। उस डिवाइस से वो लोगों को दिखा सके कि जो ये डॉट्स हैं, 12 डॉट्स हैं इंसेक्ट के अंदर, बटरफ्लाई के अंदर, वो मदद करते हैं किसमें, बटरफ्लाई की पूरी ओवरऑल ग्रोथ के अंदर। तो उन्होंने ये डिवाइस बनाया और ये सब लोगों को दिखाया कि जो डॉट्स होते हैं वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उससे ग्रोथ होती है पूरी बटरफ्लाई की। अगर ये हार्मोन्स नहीं होते हैं तो बटरफ्लाई की ग्रोथ नहीं होती है। इस थ्योरी को बता के वो फर्स्ट पोजीशन पाते हैं, ठीक है, पूरे कंट्री फेयर में, है ना। इधर फर्स्ट पोजीशन पाने के बाद उनको एक मौका मिलता है इसके अंदर एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च करने का। एंटोमोलॉजी मतलब होता है कि जहां पर आप रिसर्च कर सको, उस तरह की लेबोरेटरी में जिसमें आप रिसर्च कर सको, ठीक है। और जो उनको मौका मिला था वो किसकी लेबोरेटरी थी, वेल्टर रीड आर्मी, एक आर्मी इंस्टीट्यूट की क्या थी वो, एक लेबोरेटरी, जिसमें उनको मौका मिला रिचर्ड को रिसर्च करने का। अगर हम आम आदमी अगर रिसर्च करें तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम सारी इक्विपमेंट ला पाए, ये सब चीज हमारे पास नहीं होती है। तो हमारे पास अगर लेबोरेटरी की सहायता होती है तो हम लेबोरेटरी की सहायता से अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा उनको मौका मिला था कि इस लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च करने के लिए। जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समराइज वे में मैंने पूरे इस चैप्टर को लिखा है इसके अंदर। तो आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो। जो भी चीज मैं बोर्ड के ऊपर लिख के बताता हूँ वो आप उसको नोट डाउन कर लिया करो। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको पूरे चैप्टर को समझने में, ठीक है। तो मैं इधर इसकी एक स्क्रीनशॉट भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो और मैं यहाँ पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हो पूरे मैटर को। जैसे ही रिचर्ड की हायर स्टडीज चालू हुई, उन्होंने और हार्मोन्स के ऊपर जाना, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो 12 जो होल्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो बटरफ्लाई के ऊपर, जो उनके जो पंख होते हैं, पंख की ग्रोथ के अंदर मदद करते हैं। तो उन्होंने उस पर और भी ज़्यादा रिसर्च करी। उनको वापस से मौका मिला उस लेबोरेटरी के अंदर रिसर्च करने का, जो मैंने अभी लेबोरेटरी बताई थी आर्मी की। अब वो उन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन करी थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 1510 बच्चे थे, 1510 बच्चे थे। तो उनके अंदर से, उन सब बच्चों के अंदर से उन्होंने सेकंड पोजीशन जीते वो एक कंपटीशन के अंदर। तो ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा माहिर ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। उनके एक रूममेट थे जो मैंने नाम लिखा है यहाँ पर, जेम्स आरोंग। तो वो उनकी मदद करते थे, वो साथ में क्या करते थे, रिसर्च करते थे इस सेल के ऊपर, ये सेल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उन्होंने ये थ्योरी डेवलप करी जो मैंने बताया। जो सबसे पहले मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले बताया, उन्होंने एक सेल की थ्योरी दी थी जो कि एक मैगजीन के अंदर भी लिखी गई थी, ठीक है। तो अब जो उन्होंने बताया ब्लूप्रिंट्स ऑफ डीएनए, उन्होंने क्या बताया, एक सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे सेल के अंदर कैसे जाती हैं, जो डीएनए होता है कैसे क्या होता है, ये सब उन्होंने सेल के बारे में पूरा सब कुछ डिफाइन करा। अब जो इनहेरिटेंस चैप्टर होता है आपने पढ़ा होगा, जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के जो ट्रेट्स होते हैं, जो कि उनके ट्रेट्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं। तो वही उन्होंने बताया एक सेल की कैरेक्टरिस्टिक दूसरे सेल के अंदर कैसे आती है। ये सब उन्होंने इजी वे में सबको डिफाइन करा। उन्होंने कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते इस थ्योरी को लाने के। रिचर्ड का सफर कहां से चालू हुआ था, बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने से। वो इतने बड़े मुकाम पर आ गए उस बटरफ्लाई को कलेक्ट करने से लेकर यहाँ तक। रिचर्ड बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी थे, उसके साथ साथ वो बहुत अच्छे क्या थे, डिबेटर भी थे। डिबेटर मतलब जो अच्छी डिबेट करता हो। और वो क्या थे, आउटडोर पर्सन भी थे। और वो यूं ही नहीं कि खाली पढ़ाई में उसमें रिसर्च में ही लगे रहते, वो अपने हर एक एरिया में लाइफ के बहुत ज्यादा माहिर थे, अच्छे थे। वो एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, है ना। अब मैंने यहाँ पर लिखा है वो बहुत अच्छे कैनोइस्ट थे। एक जो गेम होता है वो भी बहुत अच्छा वो खेलते थे, कैनोइस्ट बोलते हैं जिसको। तो वो हर एक फील्ड के अंदर अच्छे थे। अब उनके एक टीचर थे जो कि इनको सोशल साइंस पढ़ाया करते थे, जिनका नाम था रिचर्ड ए वियरर। जो इनके टीचर है उनका भी नाम रिचर्ड है और उनका भी नाम रिचर्ड है शुरुआत का। तो वैसे तो रिचर्ड ए वियरर हैं, उन्होंने उनको सिखाया डिबेट करना, डिबेट कैसे करते हैं। तो उन्होंने उनके बारे में बताया कि जो रिचर्ड थे, रिचर्ड बहुत ही अच्छे डिबेटर थे। उनको बस यूं नहीं था कि जीतना है, उनको अच्छे के लिए जीतना है। उन्होंने उनकी बहुत ज्यादा तारीफ करी। उन्होंने बताया कि एक इंसान होता है वो क्या करता है, बस प्राइज को जीतने के लिए काम करता है। मगर जो रिचर्ड थे, रिचर्ड को प्राइज से कोई मतलब नहीं था, अवार्ड से कोई मतलब नहीं था। बस उनको क्या था, अपनी रिसर्च पूरी करनी थी, लोगों को दिखाना था कि जो सेल है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक कैसे ट्रांसफर होती है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर बताया गया है क्या,
इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। अगर किसी को साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है अगर आपको साइंटिस्ट बनना है। तो इसमें पहला बताया गया बुक के अंदर आपका ब्राइट माइंड। अगर आपको एक साइंटिस्ट बनना है तो आपका माइंड क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्राइट होना चाहिए। अगर आपके पास ब्राइट माइंड नहीं है तो आप साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहली चीज क्या है आपकी, ब्राइट माइंड। नेक्स्ट चीज इसमें लिखी गई है क्यूरियोसिटी। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है चीजों को जानने की। अब क्या था, जो रिसर्च साइंटिस्ट है उनके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी बचपन से ही, वो चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद करते थे। जैसे उन्होंने जो होल्स के बताया कि ये क्या करते हैं, हार्मोन्स होते हैं, सीक्रेट करते हैं, और ये क्या है, बटरफ्लाई की ग्रोथ के अंदर मदद करते हैं। और जो उन्होंने ये बताया कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाई होती है वो कॉपी करती है किसकी, मोनार्क की। तो ऐसे इन्होंने रिसर्च कैसे करी, इनकी क्यूरियोसिटी थी। तो अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो आप एक साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद बताया ज़ील टू डू द बेस्ट टू बी द बेस्ट। इसका मतलब अगर आप बेस्ट हो, अगर आपको अच्छी उपाधि मिल भी गई, आप जीत भी गए हो कोई अच्छा मुकाम, तो यूं नहीं कि वहीं पर आप रुक जाओ, अपने आप को शहंशाह समझो, यूं नहीं, उससे भी और ऊपर जाने की कोशिश करो, और भी ऊपर जाने की कोशिश करो। तो ये अगर आपका माइंडसेट अच्छा हो, ये सब चीजें आप अपने जीवन के अंदर लागू करते हो, तो आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो। तो आई होप आपको एक चैप्टर समझ में आया होगा। वैसे तो ये चैप्टर काफी ज्यादा बोरिंग सा है, इसमें कई सारे साइंटिफिक टर्म्स हैं, मगर ये है कि मैंने इतनी अच्छी तरीके से बताया है, अब सब चीज, हर एक चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है, तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी सारी चीजें आपको समझाऊंगा आगे। पहले मैं चाहता हूँ कि इन सारे चैप्टर्स को एक बार आपको समझा दूं, उसके बाद मैं सब चीज कराऊंगा। अगर आपको इस चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। मेरी मेहनत है इतनी ज्यादा इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने में, है ना। अब जो मैंने लिखता हुआ जाता हूँ बोर्ड के ऊपर, वो भी आप साथ के साथ नोट करते हुए रखा करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।